6 times net. Hello everyone, myself Konika Kansal welcome you all on Textbook Super Coaching. So जी आज हमारा जो स्पेशल है वो यही है कि वो स्ट्रगल जिसने 6 टाइम्स कॉन्टिन्यूसली नेट क्लियर करा है एंड 7 टाइम में जाकर उनका JRF हुआ है. सो ये जर्नी ऑब्वियसली इतनी इजी नहीं रही होगी जो JRF का स्ट्रगल रहा है, बट हाँ जो उनकी जर्नी में क्या क्या चैलेंजेस आए हैं और क्या क्या हम उन चैलेंजेस से सीख सकते हैं. आप में से मेरे साथ वो भी स्टूडेंट हैं जिनको लगता है कि है हमें अभी सेकेंड अटेम्प्ट में मैम नेट हो गया, अब हम JRF नेक्स्ट के लिए ट्राई करें या ना करें. कुछ वो भी हैं जो लगातार कोशिश कर रहे हैं और नेट क्लियर नहीं कर रहे हैं. सो अब हम उनके चैलेंजेस क्या रहे, उन्होंने कैसे अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज यूज करी, हम उन्हीं से सीखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जो आज है जी अरुणा शर्मा जो JRF होल्डर हैं एंड 99.83 परसेंटाइल के साथ. And congratulations first of all Aruna, and please introduce yourself and one by one करके जो भी students के questions रहेंगे या फिर जो भी रहेगा मैं आपको one by one करके पूछूंगी. First of all introduce yourself. Madam, first of all, thank you to the entire team of Textbook. Especially thank you to Konika ma'am, Tolika ma'am, Priti ma'am. Because of your channels, because of the Textbook platform, today I have cleared the UGC NET JRF after qualifying UGC NET 6 times consecutively. और मैम बहुत खुशी लग रहा है कि ये जो जर्नी था मेरा थोड़ा लंबा चला गया था, लेकिन फाइनली मेरा JRF इस बार क्लियर हो गया, तो उसके लिए मुझे बहुत खुशी लग रहा है. और रहा मेरा इंट्रोडक्शन, तो मैम मैं अरुणा शर्मा हूँ. मेरा क्वालिफिकेशन सारा मैं संबलपुर के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट ओडिशा से हुआ है. उसके बाद मैंने 6 टाइम नेट क्वालिफाइड किया और साथ ही साथ मेरा भी वेस्ट बंगाल सेट भी क्वालिफाइड है और मैं PhD भी कर रही हूँ. अभी मेरा कोर्स वर्क स्टार्ट हुआ है और आने वाले टाइम में शायद मैं कुछ अलग IIM या IIT इंस्टीट्यूट में अप्लाई करूँ अपने PhD के लिए. ओह ग्रेट. तो मतलब आपने ये जर्नी में आप बहुत कुछ सीख रही हैं और आपने अप्लाई भी करा, आपने वेस्ट बंगाल भी क्लियर कर लिया. ये भी एक बड़ी बात होती है साथ साथ क्लियर करना. और सबसे बड़ी बात आपने इस नेट के अंदर कंसिस्टेंसी कैसे बना के रखी. नहीं तो ऐसा होता है ना कि अगर हमारा एक बार नेट हो जाता है अगले बार हम सोचते हैं कि चलो एक दो बारी हम फिर भी सोच लेते हैं, थर्ड या फोर्थ टाइम हम फिर भी नहीं सोचते, हमें लगता है चलो छोड़ नेट हो गया ना बस ठीक है. आपने क्या, आपके अंदर एक ऐसी मोटिवेशन थी जो आपको यहाँ तक लेकर आया है JRF तक? मैम पहला चीज है कि जब आप किसी जर्नी में जाते हो तो पहले आप अपना गोल क्लियर रखो. और मैंने मेरा शुरू से गोल क्लियर रखा था कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर की लाइन पे जाना है या तो मुझे PhD करके एक अच्छा रिसर्चर बनना है. तो जो गोल जो था मेरा सेट था, तो वो उसके लिए मेरा जिद क्या हुआ बढ़ते गया. अगर इस बार नेट नहीं, इस बार JRF नहीं हुआ तो मैं ट्राई करते रहूंगी, क्योंकि मुझे अपने गोल से भटकना नहीं है. तो जो गोल की क्लैरिटी है, तो वो मेरे लिए क्या क्या एक ऐसा रोल प्ले किया कि जिसके कारण मैं बार बार नेट क्लियर करने के बाद भी डीमोटिवेट फील नहीं करती थी. मुझे लगता था हर अटेम्प्ट मेरे लिए एक नया सीख होगा. जिस कहीं ना कहीं वो सारे जो अटेम्प्ट जो मेरे लिए थे, कहीं ना कहीं वो मेरे प्रिपरेशन में हेल्प किए, जिससे मैं बहुत सारे PhD इंटरव्यू भी क्वालिफाइड कर पाई थी. मैं तो PhD के कौन कौन से आपने इंटरव्यू जैसे क्वालिफाई करा, जो आप कहाँ से अभी PhD? मैडम मैं जब मेरा फर्स्ट टाइम क्लियर हुआ था, तो तब मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि मतलब नेट के बाद बहुत सारे इंस्टीट्यूट होते हैं जो प्रपोजल मांगते हैं, SOP मांगते हैं, तो कुछ आइडिया नहीं था. तो मैं ऐसे ही IIT पटना, NIT राउरकेला, ये सब जगह में भी मैं इंटरव्यू देने चले गए और कुछ स्टेट यूनिवर्सिटी में भी मैंने इंटरव्यू दिया. तो जहाँ पर मैं अभी फाइनली क्रैक करके जहाँ पर PhD परस्यू कर रही हूँ, जहाँ पर मेरा भी कोर्स वर्क स्टार्ट हुआ है. ओह ग्रेट. सो मतलब आपने साथ साथ JRF को छोड़ा नहीं और नेट के बेसिस पे आपने PhD में एडमिशन ले ली सेफर साइड कि JRF भी क्लियर करना है और PhD भी मैंने स्टार्ट करनी है ताकि आपके करियर में बहुत ज्यादा गैप ना आए. राइट. सो सबसे पहले आपकी एक प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी क्या रही? मैडम सबसे पहले प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी ये रहनी चाहिए कि पहले आप जानो एग्जाम है क्या, एग्जाम आपसे क्या डिमांड कर रहा है. सबसे पहले आप सिलेबस को समझो
सिलेबस में जैसे हम मास्टर लेवल और अपने ग्रेजुएशन लेवल में जब सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं तो हमारे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स है। पहले आप आइडेंटिफाई करो एक्चुअली कौन से सब्जेक्ट्स आपके सिलेबस में है। उसके बाद आप ये आइडेंटिफाई करो कि कौन से एरिया से पर्टिकुलरली रिपीटेडली क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मैडम मैंने पहले क्या किया, पहले मैंने पेपर 1 पेपर 2 का सिलेबस को समझा, फिर क्वेश्चन के पैटर्न को समझे, एक्चुअली क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहे एग्जाम्स। उसके बाद से मैंने क्या किया, धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ एरिया और वीक एरिया को आइडेंटिफाई किया। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा एक सब्जेक्ट है जिसमें इनकम टैक्स है, तो वहां पर क्या होता है कि हर साल अमेंडमेंट आते हैं, कुछ चेंजेस आते हैं। तो मैंने क्या किया कि उस पार्ट को उतना फोकस नहीं किया क्योंकि वो हमेशा अमेंड होंगे, हमेशा चेंज होंगे। बट जो स्टैटिक पार्ट है, फॉर एग्जाम्पल डिडक्शन से क्वेश्चन आते ही है, वो कुछ ऐसे सेट होगा आपका HRM जैसे वही रहता है, मार्केटिंग वही रहता है, बिजनेस फाइनेंस वही है, अकाउंट्स वही है। तो वो जो यस एरिया है ना, वो एरिया फिक्स्ड है। स्टैटिक वाले एरिया तो फिक्स्ड ही है, आपको वहां से क्वेश्चन आएंगे, बस आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने की एग्जैक्टली आपसे पूछ क्या रहा है। तो मैंने वो सब चीज को आइडेंटिफाई किया है, जिसके कारण शायद मैडम मेरा जितना भी जो नेट हुआ था तो उसमें भी बस मैं 0.2 से ही रह जा रही थी। ये नहीं कि हाँ। हाई मार्जिन रहता है ना, वो I नहीं था। remember. मुझे आपका हर नेट क्लियर करने के बाद मैसेज आया है, मेरे पास अभी भी वो पड़े हैं मैसेजेस, आपने वो भेजे हुए हैं कि मैम नेट ओनली 2 मार्क्स से रहेगी, मैम नेट ये रहा से रहेगी। इस बार जब आपका आया ना कि मैम फाइनली JRF, तो मैंने बोला थैंक गॉड कि फाइनली आपका वो एक स्ट्रगल पूरा हो गया है। अब आपके पास कोई चैलेंजेस इतने है ही नहीं है, अब आपका JRF हो गया है, अब आप अपने PhD में बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अभी आपने सोचा है कि कहाँ पर मैंने अप्लाई करना है, कैसे करना है, वो आपके माइंड में कुछ क्लैरिटी है? मैम एक्चुअली क्या था कि जैसे मेरा नेट, मैडम खाली नेट क्वालिफाई करने से भी एक बेनिफिट मुझे हुआ था, मुझे गेस्ट फैकल्टी का भी जॉब मिला था, मैं गेस्ट फैकल्टी भी कंटिन्यू करते रही। साथ ही साथ कुछ पेपर पब्लिकेशन भी मैंने किए हैं UGC के स्टेट जर्नल्स में। उसके अलावा मैंने 2 बुक में ऑथर्स का भी रोल प्ले किया है। उसके अलावा मैडम मैंने एक पेटेंट पे भी काम किया है। उसके बाद अब मैडम मेरे लिए जब JRF जब आया ना, तो मेरे लिए पता नहीं क्यों मेरे लिए कंफ्यूजन बढ़ गया, क्योंकि मैडम JRF आने से ना बहुत सारे डोर्स ऑटोमेटिकली ओपन हो चुके हैं। जैसे मैडम मेरे लिए IIM के इंस्टीट्यूशन के डोर ओपन हो गए, IIT के हो गए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गए। तो अब मेरे को मतलब ये लग रहा है कि मुझे किस इंस्टीट्यूशन में PhD के लिए अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि अब मुझे देखना है कि अब JRF हो चुका है तो क्यों ना मैं अपने करियर को थोड़ा एक स्टेप और आगे लो, जहाँ पर मुझे अच्छा रिसर्च मिल सकता है, जहाँ पर मैं अपना अच्छे से PhD कर सकती हूँ, कोर्स वर्क कर सकती हूँ, पब्लिकेशंस कर सकती हूँ। तो अब मैडम मेरा मेनली फोकस है, अभी जितने IIMs के इंटरव्यूज आ रहे हैं तो वो सारे IIM के जितने एप्लीकेशन फॉर्म्स ओपन है, मैं सारे एप्लीकेशन फॉर्म जो मैं भर सकती हूँ वो मैं भरूंगी और इंटरव्यू सबका अटेंड करूंगी। ओके। तो अभी जैसे आपने बोला कि मैंने रिसर्च पेपर ये सब करा है, ये आपने जहां पे एडमिशन ली है PhD के लिए, उनकी गाइडेंस के थ्रू आपने आगे वो चीजें करी या कैसे करा? मैडम देखिए, जब मेरा मास्टर था तब मैडम मेरा हमारे मास्टर्स में एक पेपर होता है प्रोजेक्ट पेपर। तो हाँ। जब प्रोजेक्ट पेपर करने के बाद थोड़ा थोड़ा कुछ आइडिया हो गया कि इंट्रोडक्शन होता है, लिटरेचर रिव्यू करना होता है, हाइपोथेसिस बनाना होता है, उसके बाद डेटा एनालिसिस करना पड़ता है, SPSS सॉफ्टवेयर, एमओएस, सैम, ये सारे होते हैं। तो उसके बाद मैम क्या हुआ, हमारे कॉलेज में रिसर्च असिस्टेंट का पोजीशन निकला। तो मैं सोची कि क्यों ना, मेरे पास अभी तक JRF नहीं है और मेरे पास अभी PhD मतलब टाइम है करने के लिए, तो मैं क्या कि रिसर्च असिस्टेंट का पोजीशन ज्वाइन कर ली। और नेट के बेस, मैडम नेट मुझे बहुत हेल्प किया है। रिसर्च असिस्टेंट का पोजीशन ज्वाइन की, तो वो असिस्टेंट होते टाइम में मैंने बहुत कुछ सीखा रिसर्च को लेके। वही कह रही हूँ कि अगर आप एक नॉर्मल साथ साथ घर पे बैठते तो वो चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। मतलब कुछ जो स्टूडेंट सोचते हैं ना कि नेट करके कुछ नहीं मिलता, तो मुझे यहाँ पे ये लगता है कि नेट के बाद ही आपका करियर बेटर हो गया यस मैम। है ना? वो हमारे ऊपर है कि हम उन अपॉर्चुनिटीज को कैसे अवेल करते हैं। जी मैम। राइट, ओके, दैट्स अ ग्रेट। सो अब आपने लास्ट मोमेंट पे आपने क्या स्ट्रेटजीज अपनाई? मैडम देखिए, एक्चुअली जो 6 टाइम का जो कंसिस्टेंटली जो मैं अटेम्प्ट देते गई, तो मैम कहीं ना कहीं दिक्कत ये था कि मतलब कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी थी, ये अभी भी मानती हूँ, बट वो था कि प्रैक्टिस पे कहीं ना कहीं टाइम मैं नहीं डिवोट कर पा रही थी। शायद मैं प्रैक्टिस अगर और अच्छे से करती तो शायद मेरा पहला या दूसरा अटेम्प्ट में निकल जाता। तो मेन बात है कि मैंने जो प्रैक्टिस की कमी थी, तो इस बार मैंने क्या किया,
मैं तो अपने कॉलेज के थोड़े काम में थोड़ा बिजी रहती थी। जो दिसंबर का जो मैंने मेरे को छुट्टी मिला, क्रिसमस छुट्टी, वो 10 दिन को मैंने पूरा का पूरा टाइम खाली डिवोट किया सिर्फ प्रैक्टिस पे। हाँ, पीवाईक्यू सीरीज को मैं देखती रही रिपीटेडली रिपीटेडली। मैडम जैसे कि एक वीडियो को आप देखते हो तो ये नहीं, मैं उसको वीडियो को रिपीटेडली देखती गई, एनालिसिस करते गई, जो डाउट लगा उसको दोबारा से पढ़ती गई। और सबसे मेन चीज मैम ये होता है कि आप अगर क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, पीवाईक्यू लगा रहे हैं, तो आप अगर आपका मिस्टेक हो रहा है तो आप आइडेंटिफाई किया मिस्टेक क्यों हो रहा है, और दोबारा से वो सेम मिस्टेक करना नहीं है हमें। तो और मैम एक चीज ये होता है कि मैं आपका जो भी वीडियोस जो होते हैं, मैं ट्राई करती हूँ कि वीडियोस को मैं लाइव देखूं। रिकॉर्डेड देखने से क्या होता है, 2x की स्पीड में, 3x की स्पीड में स्किप कर करके देखने से क्या होता है, कॉन्सेप्ट मिस हो जाता है। करेक्ट। क्वेश्चन अटेंड कर लेंगे बट कॉन्सेप्ट मिस हो जाएंगे। और मैडम ये बोल रही कि बहुत सारे जो बच्चे जो नेट क्वालिफाई कर रहे हैं, तो वो खुद को डिमोटिवेट फील ना करें कि आपको कॉन्सेप्ट नहीं आते। कॉन्सेप्ट आते होंगे, बट आपसे प्रॉब्लम ये हो रहा कि जिस टाइम में अटेम्प्ट करना है, आप उस टाइम में शायद उस सही तरीके से आप रिकॉल नहीं कर पा रहे। और ये जो हो पा रहा होगा जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस के कारण। यस, वन में मुझे ये लगता है कि जो कह रहे हैं ना कि मैम हम क्वेश्चंस को थ्योरी के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते, ये दिस इज अ लैक ऑफ रिवीजन। हम रिवीजन क्या करते हैं, जो आपके बेस आपने जो पहली बार रिवीजन कर ली, उसके बाद हमें लगता है हर यूनिट को प्रॉपर टाइम देके उनको रिवाइज करना हमारे लिए जरूरी होता है, राइट? दैट्स अ वेरी गुड थिंग, दैट्स अ वेरी गुड। और अच्छा, आप मुझे बताइए आपकी नोट्स मेकिंग स्ट्रेटेजीज कैसी रही हैं? मैडम ये तो मेरे, मैम एक्चुअली में क्या है कि मैं ना नोट्स लिखना कलेक्ट करना मुझे नहीं पसंद। क्योंकि मैं, मेरे को मानना है कि अगर आप जो टॉपिक पढ़ रहे संगे संग टॉपिक पढ़ो, ऐसे पढ़ो कि आपका उसी टाइम में क्लियर हो जाए। बार बार नोट्स लिखने में टाइम वेस्ट होता है। मेरे को लगता है जो कॉन्सेप्ट मुझे नहीं आते मैं बस उसी को लिखती थी। ये नहीं कि एक ही पेज में बैठ के सारे टॉपिक लिखना, वो नहीं। क्योंकि मैम अगर देखेंगे तो स्टैटिक चीज तो स्टैटिक ही रहेगा। बस क्वेश्चन में जो थोड़े चेंजेस आ रहे, कुछ नए नए जो एड ऑन हो रहे हैं, बस उसी को ही मैं क्या करती थी, बस लिखती थी। और ज्यादा फोकस करती थी जो एमसीक्यू है उस पर फोकस करती थी, पीवाईक्यू क्वेश्चन पे फोकस करती थी। और एक चीज मैम क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं टाइम को लेके कि पेपर टाइम पे कंप्लीट नहीं होता है। तो इस बार मैडम मैंने बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी लगाया था, कुछ भी हो जाए 2.5 घंटा में मैं पेपर कंप्लीट कर लूंगी और आधे के घंटे में सेव कर लूंगी। क्योंकि मैम जो अभी जो पैसेज वाले जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो भी इजी ही आ रहे हैं, ये नहीं कि टफ आ रहे। अगर आप पढ़े हो तो यू कैन इजीली आप उसके आंसर कर सकते हो। कैसे करा टाइम मैनेज? हाँ, तो मैम मैंने क्या किया कि मैं माइंड में सेटअप था 2.5 घंटे में पेपर कंप्लीट करना है, और वैसे ही था, मैं 2.5 घंटे में पेपर कंप्लीट की। और मैम मेरा क्या था कि मैं कभी क्वेश्चन स्कीप नहीं करती। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लाइन टू लाइन क्वेश्चन अटेम्प्ट करती गई। और जो क्वेश्चन मुझे लगा कि नहीं, इसको दोबारा देख के और एक बार रिव्यू करके इसके आंसर दिए जा सकते हैं, उसको बस वो क्या कि शीट वाले पेपर मिलते उसमें नोट कर ली। ये क्वेश्चन को अगर टाइम मिलेगा तो मैं दोबारा से रिव्यू करके देखूंगी। तो मैंने 2.5 घंटे में क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। जो लास्ट के आधे घंटे थे उसमें मैंने वो क्वेश्चन पे काम किया जहां पर मुझे लगा डाउट है, मैं दोबारा से इसको देख के कर सकती हूँ। तो इसी कारण से मैंने अपना आधा घंटा सेव किया, और शायद इसीलिए मेरा सेंसर पेपर भी निकल गया। तो नहीं, आपने फिर जो आप पहले से 2.5 घंटे का टाइमर लगा के पीवाईक्यूज करें आपने, या आपने सीधा एग्जाम के दिन ही 2.5 घंटा लगाए? इससे पहले आप प्रॉपर थोड़ा थोड़ा टाइम लगा के उसको एनालिसिस करते थे और आगे करते, मतलब आगे काम करते थे? मैम ऑनेस्टली बोलूं तो मैं ऐसे घर में टाइमर लगा के प्रैक्टिस तो करती नहीं थी, क्योंकि मेरा टाइम तो सिर्फ पीवाईक्यू लाइव वीडियोस देखने में जाता था। क्योंकि मुझे लगता था लाइव देख लूंगी तो उसी टाइम में मेरा पढ़ाई हो जाएगा, उस टाइम मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो वो चीज का भी मेरा कमी था मैम, कि अगर मैं शायद प्रैक्टिस कर लेती, मतलब ऑनलाइन की, हाँ मतलब अगर एग्जाम में भी सेम मुझे वैसे जाके अटेंड करना होता, तो शायद वो भी कमी अगर पूरा कर लेती तो मेरे अगर नहीं करना पड़ता, फिर आपका सेकंड और थर्ड में हो जाता। एक्चुअली आपकी भी इसमें गलती नहीं ना, आपने नेट के बेसिस पे आपने आगे असिस्टेंट प्रोफेसर भी कर लिया, आपने एटलीस्ट अपना एक्सपोजर जारी रखे, ताकि वो आज आपके काम करे, वो आपका एक्सपीरियंस काउंट हो रहा है। अगर आप वही नेट का सोच के बाद में घर पे बैठे रहते, चल कोई ना नेट ही हुआ है, तो शायद आप घर पे ही बैठे रहते, अब तक आपको इतना एक्सपोजर मिलना ही नहीं था। और आपने यू यू हैव, मैं कहती हूँ आपके पास इतना अच्छा टैलेंट है कि आपको अपॉर्चुनिटीज को अवेल करना आता है, राइट? बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो नेट क्लियर करने के बाद ये कहते हैं मैम हमारे यहाँ पे तो पोस्ट नहीं निकलती। मैं कहती हूँ आप ट्राई तो करो,
आप यूनिवर्सिटीज के साइट्स पे जाके उनके देखो, वहां विजिट करके देखो। हम क्या कहते हैं, घर पे ही बना बनाया हमें कोई आगे कह दे जी वैकेंसी निकली है, हम ऑनलाइन अप्लाई कर दें और बात हो जाए जी, जी मैम। है ना। सो दैट्स अ थिंग कि हमें करना चाहिए। तो आपके जो इतने ईयर्स थे, ऑथर्स थे, वो कैसे आपने करे? मैम मेरे को ये था कि अगर मेरा जीआरएफ क्लियर नहीं हो रहा है तो इस टाइम को मुझे वेस्ट नहीं करना है कि नेट खाली है तो मतलब मैं उस टाइम को खाली जाने दो। उस टाइम में मैडम मैंने एक चीज ये कर लिया कि मैम जब मैं मास्टर लेवल में थी तो मेरा एक हैबिट बन चुका था, जहां भी कॉन्फ्रेंस आए सेमिनार है निकल पड़ो, आए ना आए पेपर प्रेजेंट करना ना करे, जाके अटेंड करो। तो अटेंड करने के बाद लगा कि हाँ अब टाइम आ चुका है कि अब मुझे भी कहीं ना कहीं पेपर लिखना चाहिए, कॉन्फ्रेंस अटेंड करना चाहिए। तो मैं उसी बहाने में बहुत सारे जगह पे कॉन्फ्रेंस भी गई, सेमिनार भी अटेंड किए, कहीं कहीं पर पेपर प्रेजेंट भी गए। तो वहां पर जाने से मैम क्या होता है ना, आप जगह जगह जाते हो तो आपको बहुत सारे कनेक्टिविटी मिलता है, नेटवर्किंग होता है, जहां से आप जान सकते हैं कि हाँ पेपर कैसे लिखते हैं, कहाँ पर पब्लिश करना है, कहाँ पर नई जगह पे कॉन्फ्रेंस आने वाले हैं। जैसे मैम अभी रिसेंटली अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड में भी कॉन्फ्रेंस होने वाले हैं, आईएम रांची में होने वाले हैं। तो वो सब चीज भी आप ले सकते हो, ये नहीं कि खाली नेट है तो डीमोटिवेट हो सकते हो। अगर मैम शायद ही अगर मैं डीमोटिवेट होती तो शायद ही मैं 2-3 के बाद छोड़ देती और शायद ही मैं आज इतना आगे ना जा पाती। करेक्ट करेक्ट। तो आप जो ईयर्स वगैरह होते हैं, ऑथर्स के नेम्स हो गए, हमारे सेक्शंस हो जाते हैं, उनको कैसे आपने रिकॉल करके रखा? क्योंकि वो हमारे पेपर का आजकल इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाते हैं। और साथ में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं उसको आपने कैसे हैंडल करा है? मैम जो ऑथर्स के नाम याद करना, ईयर नाम को याद करना, तो मैम मेरा क्या था कि जैसे मैं तो मास्टर लेवल के जो सब्जेक्ट्स है मैंने ठीक टाइम पे ठीक तरीके से पढ़े थे। ऐसे नहीं कि खाली एग्जाम दे के पास करना है वाला वो नहीं था मेरे पास। तो वो सब चीज मेरे को, जब आप एक चीज को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो तो वो चीज आपको ऑटोमेटिकली आपके मन में याद रह जाता है। तो अगर आप डरते हो कि नहीं मुझे याद नहीं हो रहा है, मुझसे लर्न नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करती थी एक शीट में उसको लिख लेती थी, ठीक है। अब वो शीट को क्या करती थी कि आप जैसे कोई चीज पढ़ रहे हो तो उसको रिवाइज करो। अगर कुछ नया भी पढ़ रहे हो, जैसे मान लीजिए कल मैं प्रीवियस दिन में कुछ पढ़ी और आज मैं कुछ नया पढ़ने वाली हूँ, तो आज जब मैं नया पढ़ी हूँ तो प्रीवियस वाला को भी नया पढ़ने का उसको रिवाइज कर लो। तो हाँ। जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उसकी तरीके से आप क्लियर कर सकते हो। और एक चीज है, अपना ट्रिक खुद बनाओ। जैसे मैम आप भी बहुत सारे ट्रिक शेयर करते थे, आपका ट्रिक भी हेल्प करता था। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा किसी दूसरे का ट्रिक, तो अपना ट्रिक बनाओ, कैसे आप कनेक्ट कर सकते हो। जैसे मतलब किसी के ईयर याद रखने हैं, तो किसी जैसे फैमिली में किसी का डेट ऑफ बर्थ आ गया या कुछ ऐसा आ गया, ऑथर के नाम आ गए, तो मैडम हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में उतना मेमोराइज करने का भी दरकार नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी लिंक कर पा रहे हो नाम को भी, थोड़ा बहुत भी कैसे भी कनेक्ट करके, तो जैसे आप ऑप्शन देखोगे तो आपको लगे हाँ ये नाम मैंने कहीं सुना था, और उसके साथ आप उसको कनेक्ट कर सकते हो। तो एग्जाम्स में खाली मेमोरी करके रट्टा लगा के नहीं, आपको कनेक्टिविटी करने आनी चाहिए कि आप किसी को कैसे कनेक्ट कर सकते हो। तो कनेक्ट के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, आंसर जान सकते हो। सब्जेक्टिव तो है नहीं कि लिखना है, बस आपको ये देखना है कि ये चीज मुझे अनसुना ना लगा हो। और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस था मैम, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए मैं ये बोलूंगी कि कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में मैडम पार्ट जो उसके फिक्स्ड ही है, मेरे को जैसे लग रहा है। इकोनॉमिक्स के भी फिक्स्ड है, फिनांस के भी फिक्स्ड ही है, और आजकल तो मैम इनकम टैक्स के भी क्वेश्चन को इजी कर दिया है, स्टैट्स के भी जो पूछते हो फिक्स्ड है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन को, न्यूमेरिकल्स में बेसिकली फॉर्मूलाज का खेल है। हाँ मैम। पुट इन द क्वेश्चन, अगर आपको फॉर्मूलाज की क्लैरिटी है तो उसमें इंग्रेडिएंट उठा के फॉर्मूलाज में डाल दो और आपका आंसर है। जी मैम। बट ये होते हैं कि काफी स्टूडेंट ना, जहां पर न्यूमेरिक आ गया इतने पैनिक हो जाते हैं ना, उनको ये लगता है कि पता नहीं क्या आ गया। बस मेरा हमेशा से, मैं इवन कि आपको क्लासेस में भी यही बोलती हूँ कि जितना बड़ा क्वेश्चन उतना उसको करना आसान होता है। एंड न्यूमेरिकल्स वो कभी आपको ऐसे नहीं देंगे कि आपको हर चीज खुद से कैलकुलेट करो फिर जाके आप उसको फॉर्मूला में पुट करो, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि यू आर गिविंग अ यूजीसी नेट लेवल एग्जाम, आप कोई ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, राइट। सो ये होता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंट का होना, एंड हर क्वेश्चन चाहे वो छोटा है या बड़ा है, आपके लिए वो क्वेश्चन है, आपको करना ही पड़ेगा, ये है। तो किसी से आपका जेर है फिर। और मैम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में भी ये है कि जैसे मैम जो क्वेश्चंस है ना, तो प्रीवियस क्वेश्चन से कहीं ना कहीं क्वेश्चन सिमिलर ही होते हैं, बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके एग्जाम में डाला जाता है। तो आप क्या कर लीजिए, अगर आपको नहीं आ रहा है न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो एक काम कीजिए, सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक जगह लिख लीजिए,
इस टाइप के क्वेश्चन आए थे, इसके सॉल्यूशन ये थे, उसी बहाने आपके एक दो फॉर्मूले और भी एक्स्ट्रा आपको लर्न हो जाएंगे। तो मैडम मैं भी वो आइडेंटिफाई की क्या नया न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ रहा है, वो क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या है, तो आप उसको आइडेंटिफाई कर लीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि बार बार प्रॉब्लम हो रहा है, आप एक जगह नोट बना के लिख लीजिए, ये क्वेश्चन था, इसके सॉल्यूशन ऐसे थे, और उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। तो आपको कोई बाहर से नहीं पूछेगा, उसी के आसपास ही खाली क्वेश्चन आ रहे हैं, बस उनके पूछने के तरीके थोड़े चेंज हो जा रहे हैं। हाँ, करेक्ट करेक्ट, यस यस। सो यस गाइस, यही बहुत सारी, देखो आपने स्ट्रैटेजीज को समझा है अरुणा से। एक्चुअली हर किसी का अपना एक एक्सपीरियंस होता है, हम किसी के एक्सपीरियंस से ही सीखते हैं। सो मेरा बस आपको यही सजेस्ट रहेगा, कंसिस्टेंसी इज द मस्ट, एंड जितना हो सके रिवीजन एंड अपने एमसीक्यूज के ऊपर फोकस करें। जो चीज हमारे लिए जरूरी है वो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना आपके लिए अच्छा है, राइट? सो यस अरुणा, लास्ट में आप स्टूडेंट को क्या मैसेज देना चाहते हैं, एंड हाउ ये टेक्स्ट बुक ने आपकी कैसे हेल्प करी है, सो दैट स्टूडेंट गेट मोटिवेटेड एंड जून में वो भी जेआरएफ निकालें? मैम मैं तो पहले ये बोलूंगी कि जो नेट खाली क्वालिफाई किए वो खुद को डिमोटिवेट ना फील करे, क्योंकि मैंने भी इस जर्नी से गुजरा हुआ है। 6 बार अटेम्प्ट के बाद मुझे भी बहुत बुरा लगता था कि जेआरएफ नहीं हुआ है। तो वो आप उसको अपना लर्निंग फेज मान के चलो, शायद आपके लिए कुछ अच्छा वेट कर रहा होगा। क्योंकि अगर मैडम स्टार्टिंग में अगर मेरा जेआरएफ हो जाता तो मैं शायद इतना कुछ नहीं सीख पाते, पेपर पब्लिश करना, कॉन्फ्रेंस जाना, सेमिनार जाना, तो शायद ही मैं डायरेक्टली पीएचडी में ही चले जाते। तो अगर आपको नहीं भी हो रहा है तो टेक इट एज अ पॉजिटिव, टेक इट एज अ लर्निंग फेज। और एक चीज ये बोलूंगी कि डीमोटिवेट मत हो, कॉन्फिडेंट अपना बना के रखो। अगर नहीं हो रहा, क्योंकि मैडम मैंने भी पेशेंस बनाए रखा, अगर मैं छोड़ देती तो शायद ही मेरा जेआरएफ होता भी नहीं, सिर्फ मैं नेट लेके ही रह जाते। और एक चीज है कि आप लोग आज के टाइम में हमारे पास जैसे हमारा टेक्स्ट बुक चैनल प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर पेपर 1 को लेके तुलिका मैम हो, प्रीति मैम हो, ऑलवेज अवेलेबल रहते हैं डाउट क्लियर करने के लिए, लाइव सेशंस लेते रहते हैं। और साथ ही साथ जो अपने चैनल पे वो जो क्विज करवाते हैं, पोल पे क्वेश्चन आंसर करवाते हैं, तो वो भी क्या है कि बेनिफिट हुआ मेरे लिए। क्योंकि अगर आप किसी क्वेश्चन को लाइव अटेम्प्ट करते हैं, मैम एक चीज मैं बताऊंगी, जब हम लाइव अटेम्प्ट करते हैं ना, तो जो कमेंट्स में जब आंसर सब बच्चे देते हैं तो कोई कोई अपना एक्स्ट्रा नॉलेज भी उसमें ऐड ऑन करना स्टार्ट करता है, तो उसी में आपका भी रिवीजन हो जाता है। जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि वर्ल्ड बैंक कब आया, तो कोई लिखता है कि हाँ वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर यहाँ पर है, वर्ल्ड बैंक के 5 विंग्स है, तो वो कमेंट, और पता नहीं। हाँ, तो उसमें क्या होता है मैम, रिवीजन हो जाता है। तो वो चीज भी है। और उसके अलावा मैम आप भी बहुत सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन लाती थी, आपका तो सिर्फ मेन आप पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन को पूरा अलग अलग जैसे क्वेश्चंस के पैटर्न है तो पैटर्न वाइज क्वेश्चंस लाते थे, ये नहीं कि सारे क्वेश्चन इसमें। तो उससे और क्लैरिटी हुआ, मैच दम क्वेश्चन कैसे ट्रिक शेयर करते थे, तो वो सारे चीज जो क्या वो हर एक एक चीज जो आप बताती थी वो सारे चीज क्या हुए, हेल्प हुए। क्योंकि मैम एग्जाम में खाली एक क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, खाली मेमोरी बेस्ड नहीं, स्टेटमेंट बेस्ड अलग आ रहा है, असर्शन रीजनिंग अलग आ रहा है। फिर सबसे मेन चीज जो टाइमर लगा के जो क्वेश्चन पूछना, वो भी बहुत हेल्प हुआ, क्योंकि उसी टाइम में आपको आंसर करना है। तो मैं बस यही बोलूंगी कि आप इस जर्नी में जब जा रहे हो तो अपने गोल को क्लियर रखो। अगर नहीं भी हो रहा है, डोंट गेट डीमोटिवेट, दैट डजंट मीन कि आपका वहीं पर ही अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाता है। बस हार नहीं मानना है, जीत पकड़ के रखना है कि हमें क्लियर करना है। और बाकी के लिए तो आप सब है ही मैम। यस यस, देखिए ये सब स्टूडेंट्स के साथ की हार्ड वर्क भी होती है जो हम करते हैं। सो यस अरुणा, बहुत अच्छा लगा बात करके, बहुत चीजें, नई चीजें सीखने को मिली हैं। स्टूडेंट भी इन चीजों को आई होप वो लेके चलेगा, टेक इट एज अ पॉजिटिव। So wishing you all the very best for your future. Thank you so much, And thank you so much. Thank you. Thank you so much, ma'am. Yes, everybody please इस अरुणा को मोटिवेट करने के लिए इस सेशन को जरूर आपने लाइक एंड उनके लिए कमेंट करके जाना कि आपने इनकी जर्नी से क्या सीखा है और क्या आप एप्लीकेबल करोगे अपने आने वाले टाइम पर। वो कमेंट बॉक्स पे जरूर शेयर करना। आई वुड लाइक कि जो भी अच्छा करेगा मैं अरुणा तक वो मैसेज जरूर पहुंचाऊंगी कि देखो आपके लिए ये कमेंट्स आए हैं। सो मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट टाइम आप भी यहीं बैठ के ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ ऐसे ही आप अपना एक टॉपर स्टॉक करें। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। थैंक यू। Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am.